कक्षा 11 भूगोल अध्याय 5 खनिज एवं शैल। ये आपका अध्याय है। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं खनिज क्या है। खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व जिसकी एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन एवं भौतिक गुणधर्म होते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज का मतलब समझ गए। खनिज तो खोद के निकाला जाता है, लेकिन वो है क्या? एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व जिनकी एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना होती है, निश्चित रासायनिक संगठन होता है एवं भौतिक गुणधर्म होते हैं, खनिज कहलाते हैं। अब देखो शैल क्या है। एक या एक से अधिक खनिज कणों के संग्रहित होने से निर्मित ठोस पदार्थ जिससे भूपरपड़ी का निर्माण हुआ है, शैल कहलाता है या शैल के अंतर्गत आता है। यह मुलायम से कठोर भी हो सकता है, यानी शैल मुलायम भी हो सकती है और कठोर भी हो सकती है। पृथ्वी भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित है। इसकी बाहरी परत पर क्रमबद्ध तत्व ठोस रूप में, एक आंतरिक परत में गर्म एवं पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण पपड़ी का लगभग 98% भाग मात्र 8 तत्वों से बना है, जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है 46.6%, सिलिका या सिलिकॉन ये 27.2% पाया जाता है। एल्यूमिनियम ये 8.3% पाया जाता है। लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम 2.09% से बना है। तो इस प्रकार आप इतना याद रखिए कि भूपरपड़ी का 98% भाग मात्र 8 तत्वों से बना है, जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम मुख्य हैं। और 2% में टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल तथा अन्य पदार्थ मिले हुए होते हैं। तो इस प्रकार आपने ये अध्ययन किया कि खनिज क्या है, शैल क्या है। तो शैलों से हमारी भूपरपड़ी बनी है। और शैल किससे बने हैं? दो या अधिक खनिजों के संग्रहित होने से या मिलने से या संगठित होने से शैल बनते हैं। तो अब जो है आप सीधे प्रश्नों का अध्ययन करिए। आपने अब तक जान लिया कि खनिज क्या है, शैल क्या है, भूपरपड़ी क्या है और भूपरपड़ी में क्या क्या मिलता है। ये सारी चीज़ें आप
जान चुके हैं। अब आइए सीधे हम प्रश्न और उत्तर देखें। तो हमारा अध्याय 5 है खनिज एवं शैल। तो इसके बारे में थोड़ा एक नज़र डाल लें, जो हमने बताया है वो भी इसमें देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के तत्वों से बनी है। ये तत्व भूपटड़ी पर अलग अलग ही नहीं वरन एक दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। तत्वों के आपस में संयोजन से विभिन्न प्रकार के खनिजों का निर्माण होता है। इन खनिजों का निर्माण मूलतः मैग्मा के ठंडा होने से होता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग शैलों से बना है। एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर शैल बनती हैं। साधारणतः मिट्टी से लेकर के कठोर चट्टान तक को शैल कहा जाता है। शैल मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय शैल यानी इग्नियस शैल अर्थात प्राथमिक शैल, दूसरा है अवसादी शैल यानी सेडिमेंटरी शैल अर्थात द्वितीयक शैल, और तीसरा जो होता है कायांतरिक शैल, ये मेटामॉर्फिक शैल कहलाती है यानी रूपांतरित होती है। अब इसको थोड़ा सा देख लें। आग्नेय शैल यानी प्राथमिक शैल कहलाती है। ये सीधे मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। मैग्मा के ठंडा होने से जो शैल बनती है वो आग्नेय शैल होती है। और जब शैलों के टूटने फूटने और उनके अवसाद जो एक जब जमा होते हैं, उनके अवसादों के जमा होने से जो शैल बनती है वो अवसादी शैल यानी द्वितीयक चट्टानें होती हैं। और जब प्राथमिक शैल हो या द्वितीयक शैल हो, जब इस पे ताप दाब अधिक पड़ता है, यानी जब ये पृथ्वी के नीचे दबे होते हैं और इस पे ताप दाब अधिक पड़ता है, तो ये जो मौलिक चट्टानें हैं, चाहे प्राथमिक हो या द्वितीयक हो, वो अपने रूप को बदल देती हैं, तो कायांतरित चट्टानें बनती हैं। आइए प्रश्नों को हल करते हैं। खनिज को परिभाषित कीजिए। खनिज एक ऐसा प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन और भौतिक गुणधर्म विद्यमान होते हैं, खनिज कहलाते हैं। भूपटड़ी पर लगभग कितने प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है? तो भूपटड़ी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है। माइका नामक खनिज मुख्यतः किस उपयोग में आता है? ये कभी कभी पूछता है। माइका नामक खनिज मुख्यतः किस उपयोग में आता है? तो माइका का उपयोग मुख्यतः विद्युत उपकरणों में होता है। आग्नेय शैल के 2 उदाहरण दीजिए। आग्नेय शैल 2 ही हैं, एक ग्रेनाइट है और दूसरा बेसाल्ट है। जो मैग्मा के जल्दी ठंडा होने से बनता है वो बेसाल्ट हो जाता है, और जो धीरे धीरे ठंडा हो कर बनता है वो ग्रेनाइट बनता है। अधात्विक खनिज के उदाहरण दीजिए। अधात्विक खनिज, इसमें धातु नहीं होती है, तो वो गंधक, फास्फेट, नाइट्रस, इसमें ये स्पष्ट किया हुआ है कि ये वे खनिज होते हैं जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती।
सीलीभवन की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? अपक्षयित पदार्थों को अपरदन के कारक चाहे वो नदी हो या पौन हो, निक्षेप करते हैं। सघनता एवं दबाव के कारण ये संचित पदार्थ शैलों में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया सीलीभवन कहलाती है। सभी खनिजों के मूल स्रोत क्या है? तो सभी खनिजों के मूल स्रोत पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला मैग्मा ही है। क्वार्ट्ज शैल का महत्वपूर्ण घटक है और इसका क्या उपयोग होता है? यानी क्वार्ट्ज किस शैल का मुख्य घटक है और इसका क्या उपयोग होता है? तो क्वार्ट्ज रेत एवं ग्रेनाइट का महत्वपूर्ण घटक है और इसका उपयोग रेडियो व रडार में होता है। कायांतरित शैलों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। इसमें कोष्टक में लिखा ना PVT, यानी P प्रेशर, V वैल्यू और T टेम्परेचर। यानी प्रेशर यानी दाब, वैल्यू आयतन एवं टेम्परेचर यानी तापमान में परिवर्तन के प्रक्रिया के फलस्वरूप ही कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी शैल का विज्ञान है जिसमें खनिजों की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत तथा दूसरी शैलों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर आता है? पेट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। पृथ्वी की परपड़ी में कौन सा तत्व सर्वाधिक है? तो ये तो आप जानते हैं, सबसे पहले हमने बताया भी है, ऑक्सीजन 46.60%। पत्रण या लेखांकन से क्या तात्पर्य है? मूल शैलों का जब कायांतरण होता है तो इन शैलों के कुछ कण या खनिज सतह या रेखा के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसे ही पत्रण या रेखांकन कहते हैं। मूल शैल जब कायांतरित होती है तो इन शैलों के कुछ कण या तो सतह के रूप में या रेखा के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इन्हें ही पत्रण या रेखांकन कहते हैं। इसको हम सतह को और परत ही कह सकते हैं, यानी परतें बन जाती हैं। अलग अलग खनिजों की अलग अलग परतें बन जाती हैं या रेखा बन जाती हैं जो स्पष्ट दिखने लगती हैं। उसी को ही पत्रण या रेखांकन कहा जाता है। इसी तरह से शैलों का भी एक डिवीज़न किया जाता है, अपत्री शैल या पत्री शैल। तो ये छोड़िए, आप इतना ही जानिए। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे कठोर शैल का नाम बताइए। तो वो हीरा है। खनिज की 3 भौतिक विशेषताएं लिखो। तो खनिजों की जो भौतिक विशेषता है वो
क्रिस्टल का बाहरी रूप, दूसरा है विदलन और नंबर 3 विभंजन। ये इसकी भौतिक विशेषता है, यानी क्रिस्टल रूप, विदलन और विभंजन। किन्हीं दो ऐसे खनिजों के नाम बताइए जो एक तत्वीय हैं, यानी कहने का मतलब जो शुद्ध है, जिसमें कुछ और न मिला हो, वही तो एक तत्वीय होगा, उसमें सिर्फ एक ही तत्व पाए जाएंगे। तो उसमें है सल्फर, तांबा, चांदी, सोना, ग्रेफाइट। तो इस प्रकार जो है इन खनिजों में एक ही प्रकार के तत्वीय गुण पाए जाते हैं। अब जैसे खनिजों के 3 भौतिक विशेषता, क्रिस्टल का बाहरी रूप, विदलन और विभंजन। ये हो सकता है कि आप न समझ पाए हो, तो हम बता दें कि क्रिस्टल क्या है। क्रिस्टल, इसका बाहरी रूप अणुओं एवं आंतरिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित होता है। क्रिस्टल यानी कण जो होते हैं, इसका बाहरी रूप अणुओं के आंतरिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित होते हैं। तो अणुओं के, क्रिस्टल का मतलब होता है जब उसके अणु जो है इस ढंग से व्यवस्थित हों, एक निश्चित व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में अगर होते हैं तो उसे क्रिस्टल कहा जाता है। ये केमिस्ट्री का विषय है कि जब जो अणुओं की आंतरिक व्यवस्था यानी संरचना है, कुछ ऐसी संरचना विशेष रूप से होती है, तो अगर ऐसी संरचना जहाँ जहाँ पाई जाती है वो क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। चाहे वो हीरा हो, नमक हो, तो इनकी कुछ संरचना होती हैं, उसी को क्रिस्टल कहा जाता है। दूसरा है विदलन। तो खनिजों का विदलन एक या कई दिशाओं में अथवा एक दूसरे के समकोण बनाकर भी टूट सकते हैं। कहने का मतलब, विदलन का मतलब कि खनिजों का जो टूटना है उसकी भी एक प्रक्रिया है जिसको हम विदलन कहते हैं। वो कई दिशाओं में भी हो सकती है या एक दूसरे के समकोण पर भी टूटते हैं। नंबर 3 है विभंजन। तो अणुओं की कोई निश्चित सतह नहीं होती है, इसका विभंजन अनियमित रूप से होता है। तो अणुओं में किसी अणु में या अणुओं में सतह होता ही नहीं है, तो इसका जो विभाजन होता है यानी विभंजन, यानी जो विभाजन होता है वो अनियमित रूप से होता है। तो ये आप देख लिए कि खनिजों के 3 भौतिक विशेषताएं हैं, या तो क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल के रूप में भी उसे देखा जा सकता है, विदलन के रूप में और विभंजन के रूप में। ये इनकी विशेषता होती है कि उसके कणों की बनावट या उसके किस तरह से वो टूटता है और किस तरह विभंजित होता है। कांच या चाकू की कठोरता, कांच या चाकू की कठोरता 5.5 है। नाखून की कठोरता कितनी है? तो यह 2.5 है, जान लीजिए, लेकिन ये कठोरता से संबंधित है।
मोहो स्केल पर सबसे मुलायम खनिज कौन सा है? वह टैल्क। क्वार्टजाइट की कठोरता 7 है। बताइए कि टोपोज इससे कठोर या मुलायम है? टोपोज क्वार्टज की अपेक्षा कठोर है, उसका स्तर 8 है। सैल में कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं? तो फेल्ड्स्पार और क्वार्टज सैलों के मुख्य घटक हैं। सैल किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? प्राथमिक कही जाने वाली सैल की विशेषता बताइए। एक से अधिक खनिजों से मिलकर सैलों का निर्माण होता है। सैल 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। आग्नेय सैल को प्राथमिक सैल भी कहा जाता है। ये सैलें लावा एवं मैग्मा के ठंडा होने से बनती हैं। ये सैलें अपारगम्य होती हैं, यानी पानी या तरल पदार्थ इससे रिस कर अंदर नहीं जाता है, जिसमें जीवाश्मों के अवशेष भी नहीं मिलते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट आदि इनके उदाहरण हैं। अवसादी सैल किसे कहते हैं? निर्माण पद्धति के आधार पर इन्हें वर्गीकृत करें। उत्तर: नदियों, पवनों, हिमानियों आदि के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से निर्मित सैल अवसादी सैल कहलाती है। इसके 3 वर्गीकरण निम्नलिखित है: यांत्रिक रूप से निर्मित, कार्बनिक रूप से निर्मित, रासायनिक रूप से निर्मित। यांत्रिक रूप से निर्मित यानी जैसे बालू का स्तूप है, बालूकाश में चूना पत्थर, सेल आदि, ये यांत्रिक रूप से निर्मित होते हैं। कार्बनिक रूप से निर्मित होते हैं खड़िया, कोयला। रासायनिक रूप से निर्मित होते हैं पोटाश, हेलाइट। सैलों का कायांतरण कितने प्रकार से हो सकता है? तो सैलों के कायांतरण प्रक्रिया में अत्यधिक दबाव, आयतन तथा तापमान के कारण मूल सैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और सैलें पुनः संगठित हो जाती हैं। कायांतरण के निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1, गतिशील कायांतरण। वास्तविक सैल के टूटने व पिसने के कारण सैलों का पुनर्गठन होता है। दूसरा है ऊष्मीय कायांतरण। इसमें मूल सैलों के रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। और नंबर 3 है प्रादेशिक कायांतरण। उच्च तापमान एवं दाब के कारण बहुत बड़े क्षेत्र की सैलों का रूपांतरण हो जाता है। चौथा है संपर्क कायांतरण। गर्म लावा के संपर्क में आने से सैलों का रूपांतरण संपर्क कायांतरण कहलाता है। और कायांतरण की प्रक्रिया से बनी सैलें कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें कायांतरण से जो बनी हैं सैलें, उसमें संगमरमर, नीस, हीरा, स्लेट आदि हैं। तो अगर आप जानना चाहें तो जैसे चूना पत्थर जो होता है परतदार सैल होती है और इस पर जब ताप दाब पड़ता है तो ये जो कायांतरित होती है वो संगमरमर में कायांतरित हो जाती है। और बलुआ पत्थर है तो क्वार्टजाइट या स्फटिक में बदल जाता है। सैल या क्ले परतदार मिट्टी सैल है तो वो स्लेट में बदल जाता है। कोयला ग्रेफाइट में बदल जाता है। बेसाल्ट सिस्ट में बदल जाता है। ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है। साइनाइट नीस में बदल जाता है। तो मुख्य रूप से आग्नेय सैलों में
जो दो ही शैल मुख्य रूप से होती हैं। बेसाल्ट जो है शिस्ट में बदलती है, ग्रेनाइट जो है नीच में बदलती है, ये ध्यान रखिएगा। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें क्यों कहा जाता है? आग्नेय चट्टानें पृथ्वी पर सबसे प्राचीन हैं। शुरू में पृथ्वी का मूल पदार्थ मैग्मा पिघली हुई अवस्था में था और इस मैग्मा के ठंडा होने व ठोस होने के कारण ही आग्नेय शैल बनी है। तो सबसे पहले आग्नेय शैल का ही निर्माण हुआ, इसलिए सबसे पहले बनने के कारण इसे प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। इसके बाद ही अन्य चट्टानों अवसादी और कायांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ। बैंडेड शैलें किसे कहते हैं? कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के एवं गहरे रंग में दिखाई देते हैं। कायांतरित शैलों में ऐसी संरचनाओं को बैंडेड कहते हैं तथा बैंडेड प्रदर्शित करने वाली शैलों को बैंडेड शैल कहते हैं। यानी शैल जब बनती है, निर्माण होता है, विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में बदल जाती हैं। तो जो मोटी सतह में बदलेंगी तो उसके रंग में भी अंतर दिखाई देने लगता है और इस तरह जो निर्माण होता है शैलों का वो बैंडेड शैल होती हैं। धात्विक व अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। धात्विक खनिज में देखिए क्या है, इन खनिजों में धातुओं का अंश होता है। इन खनिजों को पिघलाकर इनका प्रयोग बार बार किया जाता है। इन्हें लौह और अलौह खनिजों में बांटा जा सकता है, जैसे लोहा, तांबा, सीसा, एल्युमिनियम आदि। अधात्विक खनिज, इन खनिजों में धातुओं का अंश नहीं होता है। इन्हें पिघलाया नहीं जा सकता है। इनका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता, जैसे गंधक, फास्फेट व नाइट्रेट। शैली चक्र के अनुसार प्रमुख प्रकार की शैलों के मध्य क्या संबंध है? तो देखो, एक शैल का चक्र होता है कि आग्नेय शैल, फिर टूटी, अवसादी हुई, अवसादी से कायांतरित हुई और कायांतरित भी जब टूटी तो वो कायांतरित भी मान लो अगर नीचे दब गई, पिघल गई, मैग्मा बना, फिर मैग्मा से जो है वो ठंडा हुआ, फिर आग्नेय बना। तो इस तरह है। देखिए शैली चक्र क्या है। सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन का कार्य प्रारंभ हुआ और अवसादी चट्टानों का निर्माण शुरू हुआ और आग्नेय और अवसादी चट्टानें ताप और दाब के प्रभाव में रूपांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती हैं। अवसादी चट्टानें अधिक गहराई पर जाकर के पिघलने के बाद फिर आग्नेय चट्टानें बन जाती हैं और रूपांतरित चट्टानें भी संगलन के द्वारा आग्नेय चट्टानों में बदल जाती हैं। इस प्रकार चट्टानें अनुकूल परिस्थितियों में अपना वर्ग बदलती रहती हैं। एक वर्ग की चट्टानों के दूसरे वर्ग की चट्टानों में बदलने की क्रिया को शैली चक्र कहते हैं। अर्थात शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैल परिवर्तित होकर के नवीन रूप ले लेती है। पृथ्वी की परपड़ी को बनाने वाले 8 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी की भूपरपड़ी का करीब 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है। ये तत्व इस प्रकार हैं: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, खनिजों के भौतिक विशेषताएं एवं स्वभाव को बतलाने वाले कारक कौन से हैं, बताइए। तो खनिजों के भौतिक विशेषता एवं स्वभाव उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। ये कारक इस प्रकार हैं: क्रिस्टल का बाहरी रूप देख करके, धारियाँ
धारियाँ भी दिखेंगी। विदलन, पारदर्शिता, विभंजन, संरचना, चमक, कठोरता, रंग और अपेक्षित भार। इन सब से खनिजों के हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं कि कौन क्रिस्टल है, किस में धारियाँ हैं, कौन विदलित होती है, कौन पारदर्शी है, कौन विभंजित होती है, और उसकी रचना कैसी है, उसकी चमक कितनी है, कठोरता कितना है, रंग कितना है, उसका अपेक्षित भार कितना है। इन सब से हम खनिजों को अलग अलग से पहचान सकते हैं भौतिक रूप से। फेल्डस्पार खनिज की विशेषता बताइए। फेल्डस्पार खनिज सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन से बना होता है। पृथ्वी की परपड़ी का आधा हिस्सा इससे बना है। आप इसको जान लीजिए। फेल्डस्पार खनिज और सिलिका, ऑक्सीजन, ये सबके मेल से पृथ्वी का आधा हिस्सा बना हुआ है। इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन एवं कांच बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? फेल्डस्पार खनिज का। माइका खनिज की विशेषताएं बताइए। माइका अर्थात अभ्रक पृथ्वी की परपणी पर 4% हिस्से पर पाया जाता है। इस खनिज में पोटेशियम, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिका उपस्थित होते हैं। इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। यह सामान्यतः आग्नेय और ग्रेनाइट शैलों में मिलता है। एम्फीबोल क्या है? इसके उपयोग भी बताइए। एम्फीबोल एक खनिज है। इसके प्रमुख तत्व एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा और मैग्नीशियम है। पृथ्वी की भूपरपड़ी पर 7% भाग इससे निर्मित है। यह हरे रंग व काले रंग का होता है। एम्फीबोल का उपयोग एस्बेस्टस के उद्योग में होता है। हार्न ब्लेंड भी एम्फीबोल का एक प्रकार है। एस्बेस्टस आप जानते नहीं होंगे, वो जो सीमेंट टाइप की चादर जो नहीं होती है, वो एस्बेस्टस से ही बनती है। जैसे एक लोहे की चद्दर होती है जो छप्पर ऊपर रखा जाता है, और एक जो है एस्बेस्टस होती है जो सीमेंट जैसी दिखती है। पायरॉक्सिन क्या है? यह कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पायरॉक्सिन से बना है। इसमें कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और लोहा व सिलिका शामिल होता है। सामान्यतः यह उल्का पिंडों में पाया जाता है। इसका रंग हरा अथवा काला होता है। ऑलिवीन, ऑलिवीन क्या है? इसका उपयोग क्या है? ऑलिवीन के प्रमुख तत्व मैग्नीशियम, लोहा तथा सिलिका है। इसका उपयोग आभूषणों में होता है। सामान्यतः ये हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं जो प्रायः बेसाल्टिक शैलों में पाए जाते हैं। चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी में कठोरता मापें। तो यानी कठोरता की दृष्टि से शैलों को दिखाना है तो सबसे मुलायम होती है टैल्क, उससे कठोर जिप्सम, उससे कैल्साइट, उससे ज़्यादा फ्लोराइट, उससे एपेटाइट, फेल्डस्पार, क्वार्ट्जाइट, टोपाज और कोरनम, और अंत में हीरा, यानी हीरा सबसे कठोर धातु है। तो इस प्रकार आपका जो अध्याय है वो समाप्त हुआ। पांच अध्याय आपके समाप्त हो गए हैं आपके पहली पुस्तक से। पहली पुस्तक आपकी कौन सी है? भौतिक भूगोल के सिद्धांत।
तो इसके 5 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। अब आपका काम है कि सारी वीडियो देखें और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को नोट करें और पढ़ें। इस वीडियो को जितनी बार आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा कंठस्थ होगा।